हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग वेक्टर के बारे में वन शॉट वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पर पूरा वेक्टर का रिविजन्स कराने वाला है, इंट्रो से लेकर क्रॉस प्रोडक्ट तक पूरा डिटेल में, जहां पर हम लोग सबके बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और इस वीडियो का जो भी कंप्लीट अगर डिटेल में देखना है तो इसका वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल, वेब्स क्लासेस सर्च करना है, आपको इजीली वहां पर मिल जाएगा। ऐसे हम लोग इसको आज रिविजन्स करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि वेक्टर होता क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज एक होता है और एक होता है स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं जिसमें केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज उसमें को बोलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ डायरेक्शन हो और ये एंगल डिपेंडेंट हो, एंगल डिपेंडेंट हो, एंगल डिपेंडेंट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। अगर ऐसा हो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो तो उस तरह के क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हम लोग कभी भी रिप्रेजेंट करने का जब बात आता है तो जैसे कि कोई भी हम क्वांटिटी, जैसे ए से बी हमको एक साइन ले लिया, यहाँ पर ये ए, तो वेक्टर साइन को डिनोट करने के लिए हम लोग एरो लेते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग फाइनल पॉइंट बोलते हैं, या तो जनरली इसको हम लोग हेड बोलते हैं और इसको बोलते हैं टेल बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। अब वेक्टर क्या करता है, वेक्टर दो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पहला कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के भी बिना, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ए बी, अगर जैसे ए बी हम ले लिए तो ए बी ये क्या है, ए से बी, तो हम इसका वेक्टर क्या ले लिए, ए ले लिए। अगर इसी को अगर कोई उल्टा लिख देता है बी ए, तब ये वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव, निगेटिव वेक्टर इसको बोलते हैं, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो ये वेक्टर है जो कि वेक्टर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए काम करता है। जैसे मोस्ट ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ले ले डिस्प्लेसमेंट हो गया, या वेलोसिटी हो गया, या एक्सेलरेशंस हो गया, या फोर्स हो गया, ये सब क्वांटिटीज़ को हम लोग कैसा क्वांटिटीज बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग के यहाँ पर स्टडी करना है, टोटली उसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। कि उसको ऐड कैसे करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये सब इसमें यहाँ पर हमको स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा बात, कभी भी हम लोग वेक्टर में बात करते हैं, दो वेक्टर का बीच का जो एंगल लेते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल, जैसे इस वेक्टर को हम लोग कैसा वेक्टर बोलते हैं, ए हो गया और बी हो गया, ओ से ए और बी। तो ये दोनों वेक्टर्स को, ए और बी को, ये ए और बी वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम है। और दोनों का बीच का अगर एंगल लिया जाए तो ये एंगल होता है थीटा, और ये थीटा का वैल्यू जो होता है वो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होता है या 0 के इक्वल होता है, और लेस देन एंड इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि दो वेक्टर का बीच का कभी भी एंगल को हमको बनाना है तो एंगल को बनाने के लिए दोनों का टेल से टेल मिला दिया जाता है या हेड से हेड मिला दिया जाता है, टेल से टेल या हेड से हेड मिला दिया जाए। जैसे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों का बीच का एंगल ये 120 दिया है तो 120 नहीं लेना है, दोनों का टेल, जैसे इसको आगे बढ़ा देंगे और ये एंगल लेंगे 60 डिग्री, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, तो अब ये एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच में एग्जैक्ट जो सही एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो ऐसे करके हम लोग एंगल लेते हैं। अब वेक्टर में अगर देखा जाए तो कुछ बातें और भी है कि टाइप्स ऑफ इसका वेक्टर्स, जो कि बहुत डिटेल में स्टडी करना है तो इसके लिए यूट्यूब पर आपको वेब्स क्लासेस सर्च मारना है, वहाँ पर पूरा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में स्टडी करने को मिल जाएगा। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो एंगल बनाने के लिए हम लोग ऐसे इस तरह से ले सकते हैं। और दूसरा जो वेक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है। तो एक हम ले लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि किसी वेक्टर का हमको डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस भी वेक्टर का डायरेक्शंस, जैसे किसी वेक्टर क्वांटिटीज का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे लेते हैं और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के लेते हैं। आई, जे और के लेते हैं यूनिट वेक्टर, ऐसे करके हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। इसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं,
जनरली इसका दूसरा नाम होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर भी, इसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। यूनिट वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर भी होता है। तो ये आई, जे और के। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर हम लोग बोलते हैं जनरली वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि कोई भी वेक्टर को कैप द्वारा, कैप दे देना है, तो कैप दे देना है, तो यानी वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड कर देंगे तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। दूसरा बात, यूनिट वेक्टर का हमेशा जो मैग्नीट्यूड होता है ना, मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसको दिमाग में एकदम सेट कर लेना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यानी कि आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक और भी जो होता है, जो इंपॉर्टेंट बात, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यहीं पर एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये पी एक्स वाई कॉमा जेड। तो पोजीशन वेक्टर यानी कि रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्स के अलोंग कितना दूरी पर है, वाई के अलोंग कितना दूरी पर है, और जेड के अलोंग कितना दूरी पर है। तो पोजीशन वेक्टर जब हम लोग लेंगे, तो जैसे कि हमको पोजीशन वेक्टर दिखाना है, तो हमको आर के लिए पोजीशन वेक्टर हो जाता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। इसके अलग अलग एक्सेस के अलोंग पोजीशन वेक्टर हो गया। यानी कि एक्स आई वाई जे और जेड के, ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग क्या लेते हैं? इसको हम लोग लेते हैं पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है। अब बात समझ लेना है कि यहीं पर अगर इसका मैग्नीट्यूड का केवल बात होता तो मैग्नीट्यूड निकालते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया? तो ये इस वेक्टर का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैग्नीट्यूड केवल पूछे तो ये इस तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हुआ, इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, और भी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। यानी कि वेक्टर को इन शॉर्ट हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? तो कोई वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम लोग कोई वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे ए आई, या इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? ए आर के ऊपर कैप। यानी कि ये क्या हो गया? ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया? यूनिट वेक्टर। यानी कि ये क्या है? ये डायरेक्शंस बता रहा है, ये क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड। यानी कि 5 मीटर है या 10 मीटर है, कोई भी, मतलब 5 मीटर है तो किस डायरेक्शंस के अलोंग है, तो दैट इज ये यूनिट वेक्टर बताएगा। और दूसरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो कभी वेक्टर को दो चीज़ में लिखते हैं, एक लिखते हैं मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या लिखते हैं? यूनिट वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है, इसको बहुत अच्छा समझ लेना है। तो इसमें और भी जो है इम्पॉर्टेंट जो है कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, और पूरा कंसेप्ट के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि वेक्टर में अगर हम लोग बात करें, तो वेक्टर में और भी इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस, यानी कि किसी वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का तरीका क्या होता है, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस। तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस में जैसे कि हम लोग बात करें ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस, तो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस में क्या करते हैं? जब भी हमको ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस निकालना है, या इसी को पॉलीगन्स भी बोला जाता है, पॉलीगन्स भी आ सकता है कि पॉलीगन्स हो या ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशंस हो या पॉलीगन्स हो। पॉलीगन्स मतलब एक से ज़्यादा साइड हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लें ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि हम बोल सकते हैं कि अगर ए से बी जाइए, या ए से बी जाइए, फिर बी से सी जाइए, या डायरेक्ट ए से सी जाइए, तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वेक्टर में क्या बोला जाता है कि ए से बी, यानी ए बी प्लस बी से सी, वो इक्वल होगा किसके बराबर? तो ए सी के बराबर, यानी कि सम ऑफ टू रेगुलर साइडेड, ये जैसे दो रेगुलर साइड, सम ऑफ टू रेगुलर साइड्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट साइड। कैसे भी हो सकता है पॉलीगन्स में भी, जैसे कि अब ये ए हो गया,
फिर ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, सी हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया, डी हो गया, या डायरेक्ट कोई यहाँ से ऐसे पहुँच गया, कोई ओ से ए गया, बी गया, सी गया, डी गया, या डायरेक्ट कोई ओ से कहाँ पहुँच गया, डी पर पहुँच गया। यानी कि यहाँ पर ओ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि सम ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेक्टोरियल सम, यहाँ पर बोल सकते हैं वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल साइड, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसको पॉलीगन से। अगला जो लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस क्या है? अब यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस अगर बोला जाए तो दो वेक्टर को, जैसे मेरे पास एक पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है, और दोनों का बीच का एंगल क्या है, थीटा है, दोनों का बीच का एंगल थीटा है, और इसका हमको रिजल्टेंट बताना है। इसका हमको क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है। तो पहले तो हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और यहाँ से डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, P प्लस क्या हो जाएगा, Q, क्योंकि ये Q है तो ये भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस में क्या होता है कि अगर हमको दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि P प्लस Q, यानी कि दोनों का समेशन चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि थीटा अगर बोला जाए, थीटा क्या है, वेयर थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर्स P एंड Q, ये दोनों का बीच का क्या होगा, एंगल होगा, ये दोनों का बीच का एंगल होगा, दोनों का बीच का एंगल है। ओके, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, अल्फा। रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, जैसे O से A था, ये B और इसे, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, तो यहाँ पर बनाएगा अल्फा। और रिजल्टेंट का एंगल हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो tan अल्फा लेना पड़ता है, यानी कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये कंपोनेंट, जैसे कि ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, इन हम लोग ये लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल OCD में, तो OCD में अगर ये ट्रायंगल में जाया जाए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि CD बाई क्या हो जाता है, बेस, यानी कि OD, यानी कि CD। अब CD अगर हम लेंगे तो CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, CD का वैल्यू तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये Q है, ये भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो अगर एक बार साइन थीटा से जाएंगे, साइन थीटा से जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा, और कॉस थीटा से जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q कॉस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस। तो साइन थीटा से Q साइन थीटा, तो हम लोग बोल सकते हैं Q साइन थीटा प्लस OD मतलब कि OA प्लस AD, यानी कि P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये तो हो गया एंगल निकालने का तरीका। इस तरह से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। इसका अलग अलग केस भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि केस 1 था, केस 1 में यानी कि थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री हो जाए, यानी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, जब दोनों सेम डायरेक्शंस में हो जाए, यानी कि दोनों P और Q दोनों का दोनों सेम डायरेक्शंस में हो जाए, P भी और Q भी दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन से, जब दोनों एक सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1, और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो इस केस में P प्लस Q का वैल्यू क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और ये मैक्सिमम क्या कितना हो जाता है, तो P प्लस Q, यानी कि cos 0 डिग्री लेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मैक्सिमम यानी कि दोनों को लेकर सिंपली हम लोग जोड़ देंगे। उसी तरह अगर cos यानी कि यहाँ थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री ले लिया जाए तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, तो P प्लस Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। यानी कि ये केस कब हो जाएगा, जब P एक डायरेक्शन में इधर लगा और ये हो गया Q, यानी कि दोनों का बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री। अगला जो केस 3 है, केस 3 में हम लोग क्या ले सकते हैं, केस 3 में जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री,
यानी कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है -1। तो जब cos 180 डिग्री यहाँ पर डाल देने पर यह वैल्यू कितना हो जाता है P प्लस Q का वैल्यू कितना हो जाएगा P माइनस Q, और ये क्या हो जाता है मिनिमम वैल्यू हो जाता है। इसको हम लोग क्या लेते हैं मिनिमम। यानी कि वेक्टर का समेशन जो था रिजल्टेंट या तो P माइनस Q से बड़ा होगा या इक्वल होगा, और लेस देन इक्वल टू क्या होगा P प्लस Q, यानी कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगा, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे नहीं कम होगा। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर दिया है, एक P दिया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 न्यूटन हो जाएगा, और Q का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो दिया है 2 न्यूटन। तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम दोनों का हो सकता है 5 न्यूटन, ये मैक्सिमम हो सकता है, और मिनिमम दोनों का जो वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है कितना, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 न्यूटन। यानी कि ना ही वैल्यू 5 न्यूटन से बड़ा होगा, यानी कि 6 न्यूटन नहीं होगा, नहीं 7 न्यूटन होगा, कभी भी इतना फोर्स नहीं होगा, और 1 न्यूटन से नहीं कम होगा, यानी कि 0 न्यूटन भी नहीं होगा, और ना ही माइनस में तो हम लोग फोर्स को लेते नहीं हैं, क्योंकि माइनस में वेक्टर माइनस में लेना मतलब डायरेक्शन से उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है इस बात को कि हमेशा कभी भी इसका जो सम और रिजल्टेंट ये हो गया पैरेललोग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एक क्या होता है, एक चीज़ और हम लोग लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शंस, मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शंस हो जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शंस के बाद बोला जाए तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यही है जैसे कि ये वेक्टर मेरे पास था, ये P था, दोनों का बीच का एंगल थीटा, ये Q, तो इसी वेक्टर को हम लोग बढ़ा देते हैं, यानी कि इसी वेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो बढ़ा देने के बाद क्या हो जाता है, ये B डैश, यानी कि Q है तो ये क्या हो जाता है -Q, और यहाँ पर हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं उल्टा साइड, यानी कि अब हमको पैरेललोग्राम कैसे बनाना पड़ता है, इस नीचे साइड ये चीज़ पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है। यानी कि ये क्या हो जाएगा P, तो ये भी क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा -Q, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा थीटा, और दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पर होगा, ये जो वैल्यू होगा वो P माइनस Q होगा, ये एंगल अल्फा। तो यहाँ पर जब रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं, जब भी रिजल्टेंट निकालते हैं P माइनस Q, यानी कि सब्ट्रैक्शंस के केस में क्या लेते हैं, जब भी सब्ट्रैक्शंस लेते हैं तो केवल क्या हो जाएगा, जैसे ये एंगल क्या है, ये बदल गया, ये थीटा था, अब ये दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो ये पूरा तो 180 होता है, तो अब दोनों का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो cos 180 माइनस थीटा, ये पूरा 180, तो थीटा घटा देंगे तो 180 में, यानी कि ये क्या हो जाएगा -cos थीटा। यानी कि जो फार्मूला है P² + Q² -2PQ cos थीटा में बदल जाएगा, क्योंकि cos यहाँ पर दोनों का बीच का एंगल कितना बनेगा, दोनों का बीच का एंगल पहले थीटा था, एडिशन से केस में, सब्ट्रैक्शन में कितना हो जाएगा, तो ये P और ये Q दोनों का बीच में 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू -cos थीटा, ये हो जाएगा। अगर बोला जाए कि यहीं पर एंगल पूछ दिया जाए तो एंगल में भी दम सेम फार्मूला Q sin थीटा बाई P, और ये एंगल बदल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा Q cos थीटा। साइन थीटा में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा में अगर बात बोला जाए कि साइन 180 माइनस थीटा, तो प्लस में ही साइन थीटा, अगर यहाँ पर हम ले 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा प्लस में साइन थीटा, लेकिन कॉस में अगर लेंगे 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा -cos थीटा। तो ये हो जाएगा एंगल, यानी कि सब्ट्रैक्शंस बोलते हैं और ये एडिशंस बोलते हैं। सिंपली याद रखना है, एडिशंस में P² √P² + Q² = 2PQ cos थीटा, और सब्ट्रैक्शंस में क्या हो जाता है √P² + Q² - 2PQ cos थीटा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। तो इस पर एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं और देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स में क्या होगा। देख लेते हैं कि कुछ इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या है। जैसे एक क्वेश्चंस हम बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं।
एक बेसिक क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि कितना आंसर आता है। जैसे अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाए कि P प्लस Q का मैग्नीट्यूड इक्वल टू P माइनस Q का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल पूछ दिया जाए कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये दोनों का सम कितना होगा, ये दोनों का सम कितना होगा। तो इस दोनों का अगर सम लिया जाए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस में हो जाता है माइनस 2PQ कॉस थीटा। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको ले जाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, 2PQ कॉस थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा 4PQ कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और ये 0 कब होता है, कॉस में 0 वैल्यू कब होता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो। 90 डिग्री जब होता है तो हम जानते हैं कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि कॉस 90 डिग्री के केस में ये वैल्यू क्या होगा 0, यानी कि उस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम हो जाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम होगा। ऐसे नॉर्मली भी हम सोच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि ये और ये पार्ट को अगर 0 कर दिया जाए, ये और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट को अगर 0 कर दिया जाए तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा जान नहीं था, ये दोनों का 0, इसीलिए दोनों का इक्वल वैल्यू है। तो ये एक तरीका है, इससे भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रोडक्ट के पहले रिजोल्यूशंस के बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। रिजोल्यूशंस के बारे में क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स कैसे लेते हैं। अभी क्वेश्चंस और भी लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस लेंगे, आगे क्वेश्चन चलते रहेगा। तो थोड़ा सा हम लोग रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर के बारे में जान लें कि रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर यानी कि दो वेक्टर्स, किसी वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। जैसे कि मेरे पास कोई एक वेक्टर है जो P है, जो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है थीटा बना रहा है। तो जो इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाए, तरीका यही होता है कि जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस थीटा, तो इसके अलोंग P कॉस थीटा ले लेना है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाया उसके साथ P साइन थीटा। यानी कि जो दो वेक्टर है, इस दोनों मतलब ये वेक्टर जो है इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ना है। सबसे पहले तो किस में तोड़ना है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ देना है। एक के अलोंग P कॉस थीटा जिसके साथ एंगल बनाया, और जिसके साथ नहीं बनाया उसके साथ P साइन थीटा। और इस वेक्टर को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो अब हम लिख सकते हैं P कॉस थीटा i प्लस P साइन थीटा j, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एकदम नॉर्मली, एकदम सिंपल है। इस तरह क्वेश्चंस कुछ भी आ जाए क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चंस आ जाए कि रमेश है अपने घर से निकला, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं एक्स एक्सिस, इसको जनरली हम लोग लेते हैं ईस्ट, इसको क्या लेते हैं वेस्ट, इसको क्या लेते हैं नॉर्थ, और इसको क्या लेते हैं साउथ, ठीक है। तो रमेश अपने घर से निकला और 10 किलोमीटर ये कहाँ गया, ईस्ट में गया, बाइक उठाया 10 किलोमीटर ईस्ट में गया। फिर उसके बाद ये 37 डिग्री हम ले लेते हैं, ठीक है, 37 डिग्री ईस्ट से एंगल पर ये यहाँ से फिर 10 किलोमीटर कहाँ गया नॉर्थ की तरफ, 37 डिग्री ईस्ट टर्निंग लेकर ये भी। फिर उसके बाद ये कहाँ पहुँच गया, तो फिर उसके बाद ये पहुँच गया यहाँ से, फिर सीधे गया कितना किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर फिर से।
यानी किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। यानी कि फाइनली कहाँ पहुँचा, तो फाइनली पहुँच गया एक सी पॉइंट पर। यहाँ से निकला, घर से निकला, 10 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर किधर गया 37 डिग्री नॉर्थ में गया, ईस्ट से कितना डिग्री 10 किलोमीटर, और उसके बाद ये 10 किलोमीटर इन फाइनली लिया। यानी कि अपने घर से कितना दूरी पर है, ये अपने घर से कितना दूरी पर है और कितना एंगल पर है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पहले यहाँ से निकला इधर की तरफ, ओ से ए गया, यानी कि हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ओ सी निकालना है तो पहले ओ से कहाँ गया, ए गया, फिर ए से कहाँ गया, बी गया, फिर बी से कहाँ गया, सी गया। अगर ये मिल जाए तो काम हो जाएगा, एकदम बहुत ही आसान। तो ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। ये किधर गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, आई, कितना आ गया, तो 10 आई। ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू तो मिलेगा नहीं, तो हम इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ देंगे, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस थीटा, यानी कि इसके अलॉन्ग हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री और इसके अलॉन्ग हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री। अब एंगल का बात आ जाए तो एंगल का बात में ये चीज़ को नॉलेज रखना है कि अगर 37 डिग्री हो और ये कितना हो 53 डिग्री, तो 37 में ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, 5 हो जाता है। यानी कि अगर हमको वैल्यू लेना है, ये 10 हो गया cos 37 डिग्री का वैल्यू परपेंडिकुलर बेस, यानी 4/5 कैंसिल हो गया 2, यानी 8 किलोमीटर। उसी तरह अगर यहाँ लिया जाए तो 10, ये कितना हो जाएगा 3/5, यानी कि कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। तो यहाँ से रमेश किधर गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना गया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना गया 8 किलोमीटर, कितना गया 8 किलोमीटर, यानी 8 आई। और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना गया, वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना गया, तो 6j। वाई एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, j। उसी तरह BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो BC तो डायरेक्ट एक बार कहाँ चला गया, x डैश, यही तो x डैश है, तो x डैश यानी कि x एक्सिस का लॉन्ग चला गया, लेकिन x डैश यानी कि x का उल्टा x डैश, तो ये क्या ले लेंगे माइनस, वेक्टर में जब भी उल्टा होता है तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -10 है। यानी ओवरऑल अगर बात बोला जाए कि OC का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो OC इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि OC इक्वल टू हो जाएगा 10i प्लस 8i प्लस 6j माइनस 10i, यानी ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी OC इक्वल टू हो जाएगा 8i प्लस 6j। यानी कि OC का वैल्यू अगर ये बोले कोई बोले मैग्नीट्यूड बताइए इसका, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 36 यानी कि 100, यानी कि 10 किलोमीटर। कहाँ गया, 10 किलोमीटर। ओके, अब ये कितना एंगल पर होगा, अब एंगल आ जाए तो tan अल्फा इक्वल टू, एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y का कॉम्पोनेंट बाई x का कॉम्पोनेंट। दम दिमाग में इसको छाप लेना, y का कॉम्पोनेंट बाई x का कॉम्पोनेंट। यहाँ पर y का कॉम्पोनेंट कितना है 6 है, ये कितना हो गया 8, तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा tan अल्फा। और ये 3/4 tan में किसका वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर 3/4, यानी कि tan 37 डिग्री 3/4, यानी अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 37 डिग्री। यानी कुछ करना नहीं है, ये अपना घर से दम डायरेक्ट एक के बार वही, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लॉजिकली भी सोच लेना, यहाँ पर 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, दोनों एक दूसरे का इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा इक्वल 10 किलोमीटर, यानी कि ये भी एंगल कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल है, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किसी को भी हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करना है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिजॉल्व करना है, जैसे मेरे पास 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगे और किसी बॉडी पर, और उसी बॉडी पर 37 डिग्री पर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल बनाए उसके साथ कॉस थीटा यानी कि 10, अब क्या 20 ले लेते हैं, 10 बार ले, तो 20 कॉस क्या हो जाएगा 37 डिग्री,
और फिर क्या हो जाएगा 20 साइन 37 डिग्री। तो 20 साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, परपेंडिकुलर 3/5, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, यानी कि ये हो गया 16 न्यूटन और ये कितना हो गया 12 न्यूटन। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, अगर कोई बोले रिजल्टेंट फोर्स यानी कि एफ फोर्स कितना हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा 60 न्यूटन का फोर्स, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग 60 न्यूटन, ये दो कंपोनेंट परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग 60 न्यूटन, ओके। वाई एक्सिस का अलॉन्ग कितना लगा, वाई एक्सिस का अलॉन्ग कितना लगा, इधर लगा +12j और नीचे भी लग रहा है वाई के अलॉन्ग, तब नीचे क्या हो गया अपोजिट डायरेक्शन वाई डैश, वाई डैश, तो वाई डैश की तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -5j, यानी कितना हो जाएगा 16i और यहाँ से 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7j। अगर कोई बोल दे कि मैग्नीट्यूड चाहिए तो कर देना है 16 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। कोई बोले कि एंगल चाहिए तो tan अल्फा = क्या हो जाएगा 7/16, यानी y का कंपोनेंट बाई x का कंपोनेंट। एकदम सिंपल है, इस तरह से क्वेश्चंस को लेकर हम लोग को सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये समझ में बात आ गया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाए cos थीटा, जिसके साथ नहीं बनाए उसके साथ sin थीटा हम लोग लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसको नोट कर लेना। तो आगे क्या होता है, वेक्टर में अगर प्रोडक्ट देखा जाए, वेक्टर में अगर हम लोग प्रोडक्ट देखेंगे तो वेक्टर में दो तरह का प्रोडक्ट होता है। तो वेक्टर में दो तरह का प्रोडक्ट होता है, दो तरह का वेक्टर में प्रोडक्ट होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा अच्छा से, थोड़ा समझ लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा हो गया वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। एक हो गया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और एक हो गया वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो कभी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट से अगर एक स्केलर क्वांटिटीज मिलता है, यानी कि when product of two vector quantities gives a scalar quantity, then such type of product of vector is called a scalar or dot product of vectors। जैसे कि मेरे पास दो वेक्टर है, मेरे पास दो वेक्टर है a और b, दोनों का बीच का एंगल हो गया थीटा। तो अब इसमें जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, जैसे a डॉट b, तब इस केस में हम लोग लेते हैं a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। नहीं, यहाँ पर लेते हैं कॉस थीटा। यहाँ पर क्या लेते हैं कॉस थीटा। पूरा इसका वीडियो डिटेल में अगर देखना है, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का इसका अलग अलग सेपरेट वीडियो है, दम यूट्यूब पर जाकर दम सेपरेट वीडियो देखना है। इसको हम लोग आज रिविजन्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो वीडियो का अगर लिंक आपको चाहिए तो लिंक आपको इजीली दम आपके यूट्यूब में मतलब यहाँ पर मिल जाएगा, हम लोग लिंक दे देंगे और उसमें जाकर आप दम आराम से देख लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमको डॉट प्रोडक्ट को हमको देखना है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है a डॉट बी = क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा यानी कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से क्या मिला, एक स्केलर क्वांटिटीज मिला। जैसे वर्क = क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ एस कॉस थीटा, यानी कि यहाँ भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये कैसा क्वांटिटीज है स्केलर क्वांटिटीज है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर देखा जाए तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज। यहाँ पर अगर बोला जाए तो क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट नाम है वेक्टर, मतलब व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटीज, दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटीज मिले। जैसे कि a क्रॉस b, और इसको क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं साइन थीटा। और यहाँ पर एक हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं, यूनिट वेक्टर लेते हैं। अब ये जो वेक्टर है ये क्या है यूनिट वेक्टर है, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट से यहाँ से क्या मिला एक वेक्टर क्वांटिटीज ही, तो उसका तो कहीं डायरेक्शंस तो होगा, उसका तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्शंस होगा ना।
अब उस डायरेक्शंस को निकालने के लिए दो ठो रूल बताया गया। दो रूल क्या होता है? पहला रूल होता है राइट हैंड रूल, या राइट हैंड, इसी को पाम रूल भी बोला जाता है, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। और दूसरा होता है स्क्रू रूल। तो दो रूल है, इस दोनों रूल में से हम लोग इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है, देख लेते हैं ध्यान से। अपने हाथ का राइट हैंड, मतलब अपने राइट हैंड को लेना है, ठीक है, और राइट हैंड को लेकर फर्स्ट वेक्टर की तरफ एक्सप्रेस कर देना है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ ले जाना है। फर्स्ट वेक्टर यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए की तरफ यानी कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ इसको लेकर हम चले गए। और पाम को सेकेंड वेक्टर की तरफ कर देना है, सेकेंड वेक्टर की तरफ, और 4 फिंगर बैंड करना है। तो ये कहाँ डायरेक्शन जाएगा, आउटवर्ड। क्या करना है, फिर से बता दे रहे हैं, अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ कर देना है और पाम को सेकंड वेक्टर की तरफ और 4 फिंगर को बैंड करना है। तो ये जो थंब जिधर इंडिकेट करेगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शंस। ये कैसा होगा, आउटवर्ड। तो वेक्टर में जनरली हम लोग यहाँ पर दो चीज़ लेते हैं। अगर डॉट साइन दिया है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि ये क्या ले सकते हैं, आउटवर्ड ले सकते हैं। अगर क्रॉस दिया है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इनवर्ड ले सकते हैं। दूसरा बात कि इसमें अगर और देखा जाए तो इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट यानी कि ए क्रॉस बी, यानी इससे जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा, ए क्रॉस बी के जो ये मिलेगा वेक्टर, यानी कि जो थर्ड वेक्टर मिला, वो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है इसका प्लेन का। यानी कि ये अगर ये कोई प्लेन में लाइज करता है, ये प्लेन में लाइज कर रहा है, तो ये प्लेन में जब लाइज कर रहा है तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, इसका प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। तो इसीलिए हम लोग जनरली इसको हम लोग दिखाने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे लिख दिया जाता है एन कैप। अब एन कैप ऐसे प्लेन में नहीं है, या तो आउटवर्ड है या तो इनवर्ड, प्लेन का परपेंडिकुलर। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें, ये जो दो वेक्टर ले लिए, तो दो वेक्टर मेरे पास हो गया, दो वेक्टर जैसे ले सकते हैं, ऐसे ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। तो अब इस दोनों का प्लेन का परपेंडिकुलर हो जाएगा तीसरा, यानी कि ये हो जाएगा, ये तीसरा क्या हो जाएगा, तीनों का ये प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन में, यानी कि ये जो थर्ड होगा रिजल्टेंट यानी ए क्रॉस बी, ये इसका भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर का भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी इसका भी परपेंडिकुलर होगा और इस वेक्टर का भी परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों का प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत सिंपल होता है। अब इसको निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड रूल्स को यूज कर सकते हैं, जिससे इजीली निकल सकता है। ओके, दूसरा बात आता है कि यहाँ पर अगर बोला जाए कि ये क्या करता है, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। दैट इज, इसका मतलब ये कहने का मतलब होता है कि ए डॉट बी लीजिए या बी डॉट ए लीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ए डॉट बी लीजिए या बी डॉट ए लीजिए, दोनों केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें बात बोला जाए तो इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। क्यों सर, कम्यूटेटिव लॉ को ओबे क्यों नहीं करता है, दिमाग फील आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसा क्यों, तो देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि ए क्रॉस बी यानी ए फर्स्ट वेक्टर, राइट हैंड रूल, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर की तरफ 4 फिंगर बैंड किया, तो ये क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शंस बताया। और यही दूसरा अगर हम ले लेते हैं बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट वेक्टर मेरा क्या हो गया, बी हो गया, तो बी की तरफ हाथ पाम को, ये कहाँ चला गया, इनवर्ड, यानी कि ये डायरेक्शंस कहाँ मिल रहा है, ये डायरेक्शंस कहाँ मिल रहा है, इनवर्ड मिल रहा है, और ये कैसा मिल रहा है, आउटवर्ड मिल रहा है, दोनों तो सेम डायरेक्शंस नहीं है। यह एक दूसरा रूल्स भी है कि आप स्क्रू रूल से निकाल दीजिए। स्क्रू रूल से क्या कीजिए कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ लेकर और दूसरे की तरफ स्क्रू को घुमा देना। जैसे कि हमको लेना है
ये लेना है। तो फर्स्ट वेक्टर यहाँ रख दिया और दूसरे की तरफ घुमा दो, तो ये कैसा स्क्रू खुलेगा, ये स्क्रू क्या होगा यहाँ पर खुलेगा, तो ये कहाँ गया आउटवर्ड, ऐसे नॉर्मली एक दूसरे की तरफ लेके घुमा दिए तो आउटवर्ड ये खुल जा रहा है। दूसरा केस में क्या हो जाएगा, अगर बी को लेके दूसरा की तरफ घुमाते हैं तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस, ये अंदर जाना स्टार्ट होगा। अब स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर जाना स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए एक केस में इनवर्ड, एक केस में आउटवर्ड, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है। तो नहीं करता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। हाँ ये दोनों ही, जैसे ये भी इट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है दोनों का दोनों। यानी कि अगर ए डॉट बी प्लस सी लिया जाए, ए डॉट बी प्लस सी लिया जाए तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह ये भी क्या होता है, अगर ये भी बोला जाए तो ये भी इट ऑल्सो ओबेज क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, ओबे करता है, इजीली ओबे करता है। जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी, क्या तो क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस क्या हो जाएगा सी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। समझ में बात आया। तो इसी में हम लोग और आगे देखते हैं, और आगे देखेंगे बहुत अच्छा से, इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लेकर इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, जिसमें चौथा पॉइंट कि यानी कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दैट इज यानी कि किसी वेक्टर को, मतलब यहाँ पर कोलिनियर हो या पैरेलल वेक्टर हो या दोनों सेम वेक्टर हो, कोलिनियर हो, पैरेलल हो या दोनों सेम वेक्टर हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना होगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी। यानी कि यहाँ पर एक सिंपल बात आ गया कि ए डॉट बी अगर बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अगर बोला जाए बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। उसी तरह अगर बोला जाए कि आई डॉट आई क्या हो जाएगा, आई का डॉट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो दिमाग में क्या डाल देना है कि आई क्रॉस आई डॉट आई आए या जे डॉट जे आए या के डॉट के आए, वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। उसी तरह अगर यहाँ पर बात बोला जाए, यहाँ पर बोला जाए जैसे अगर मेरे पास ये दिया था, थोड़ा सा हम इसको एक काम कर लेते हैं कि इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। अब थोड़ा सा और इजीली कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं एकदम सेम कंडीशंस, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना ले लिया जाए 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी कि दोनों का दोनों सेम डायरेक्शंस में पैरेलल हो या कोलिनियर हो, जब ऐसा हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ए क्रॉस बी का वैल्यू 0। यानी कि अगर बात बोला जाए ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 या ए क्रॉस ए भी होगा तो क्या 0, बी क्रॉस बी भी होगा तो क्या 0। यानी कि यहाँ पर आई क्रॉस आई हो या जे क्रॉस जे हो या के क्रॉस के हो, उसका वैल्यू क्या होगा 0। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू इटसेल्फ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स अपने खुद से क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरह केस नंबर हम 5 देख लें, यानी कि थीटा इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं 90 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1।
ये कैसा होगा, ये cos 90 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 90 का वैल्यू 0। इसको तो हम दिमाग में रखे रहना है। अब ये नहीं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू भी 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों वेक्टर 90 का मतलब दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो, तब उस केस में क्या हो जाएगा, a डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a डॉट बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। दिमाग में डाल लेना है। कभी भी दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, 0 आ गया यानी वेक्टर परपेंडिकुलर। यानी कि i डॉट जे हो या j डॉट k हो या k डॉट i हो, हर केस में इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, हर केस में 0 होगा। जबकि अगर यहाँ पर बात बोला जाए, यानी कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री लिया जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया जाए, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 यानी साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो साइन 90 का वैल्यू 1। अब क्या हो जाएगा, अगर हमको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं a b और साइन कितना 90 डिग्री यानी कि डायरेक्ट ए बी, बस ए बी। लेकिन अगर कोई बोलता है a क्रॉस b चाहिए तब हो जाता है ए बी और यूनिट वेक्टर लिखता हूँ। जैसे कि मेरे पास आ जाए कि i क्रॉस j का वैल्यू चाहिए, i क्रॉस किसका चाहिए j का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं i का मैग्नीट्यूड और फिर कितना j का मैग्नीट्यूड और फिर कितना साइन 90 डिग्री और ये एंटर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आता है 1 1 1 और ये, यानी कि i क्रॉस j का वैल्यू क्या हो गया एक यूनिट वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, दो वेक्टर का जब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, जैसे i हो गया j हो गया और ये k हो गया, तो i क्रॉस j राइट हैंड रूल, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ये कहाँ गया k हमेशा प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, तो k कैसा जाएगा आउटवर्ड। यानी कि i क्रॉस j करने पर यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पर k होगा। इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका, ABCD के अनुसार i j k आता है। अगर सेम ऑर्डर में हो तो i j बोले तो k, j k पूछे तो i, k i पूछे तो j। यानी कि इस डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस लेते हैं और अपोजिट, यानी कि इसको हम लोग कौन डायरेक्शन से बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर जाते हैं तो क्या लेते हैं माइनस। जैसे कि j क्रॉस k पूछे, j क्रॉस के ऑर्डर में सेम, j के बाद k आता है तो ये क्या हो जाएगा प्लस i। लेकिन यही अगर पूछ रहे कि i क्रॉस k, अब ये क्या हो गया ऑर्डर उल्टा हो गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस j। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, बहुत अच्छा से दिमाग में रख लेना है। ओके, तो और आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और देखा जाए। इसमें अगर हम लोग और भी लेते हैं, अगर हम लोग देखते हैं और भी सिंपल जो कंसेप्ट लेते हैं, अगर मेरे पास ऐसा हो कि कोई वेक्टर अगर हम ले लेते हैं, दो वेक्टर्स, एक ले लेते हैं a इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k और b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। ठीक है, अगर इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कभी भी डॉट प्रोडक्ट पूछे तो क्या करना है, कभी भी डॉट प्रोडक्ट पूछे तो i वाला को i के साथ मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे कि i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k का वैल्यू क्या होता है 1, जबकि i क्रॉस j या j क्रॉस k डॉट i डॉट j डॉट k या k डॉट i का वैल्यू क्या हो जाता है 0। तो हमेशा i में i से इंटू करेंगे, यानी a1 a2, j में j से b1 b2 और इसमें c1 c2। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब i में i से, j में j से, k में k में, क्योंकि अगर अपोजिट लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहीं पर एंगल पूछ रहे तो कॉस थीटा इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम क्या जाने थे, फार्मूला क्या जाने थे, a डॉट b का वैल्यू क्या होता है
ए बी कॉस थीटा, अगर एंगल पूछ रहे तो कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। जबकि अगर यही दो वेक्टर का अगर यहाँ पर पूछ देता क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि ए क्रॉस बी पूछ देता, तो क्या करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या चीज़, आई जे के, ये A1 A2 A1, उसके बाद क्या है B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग क्या था, ये आई। तो हम लोग क्या करते हैं, रो को लेंगे, जिस रो को लेंगे उसका कॉलम को नहीं लिखेंगे, रो को लेंगे तो कॉलम का नहीं लिखेंगे, ऐसे रो भी खत्म कॉलम भी खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, B1 B2 C1 C2। क्या होता है, पहला प्लस माइनस फिर प्लस, तो फिर क्या ले लेंगे माइनस जे। तो इसका भी कॉलम नहीं लेंगे, रो नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा A1 A2 C1 C2। फिर उसी तरह के इसका भी कॉलम खत्म रो खत्म, A1 A2 B1 B2। अब डिटर्मिनेंट में रूल क्या था, रूल ये था कि अगर A B C D हो तो तरीका होता है कि इसमें A में D से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें करके माइनस कर देना। A में D क्रॉस इंटू A में D से AD माइनस B से। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, I क्या बोल सकते हैं, बोलिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे, इसमें इससे क्या हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1। फिर उसी तरह के क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। अगर यही मैग्नीट्यूड पुलता तो मैग्नीट्यूड के केस में हम लोग क्या कर देते हैं, दम सेम टू सेम लेकर आई वाला कंपोनेंट को स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यानी कि सबको लेकर स्क्वायर कर देते हैं, यानी B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस 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 मिल लेना, मैग्नीट्यूड हमेशा स्क्वायर में होता है। इसको बदल भी सकते हैं, ज़्यादा होगा तो इसको बदल भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइनस वाला प्लस में जाए, प्लस वाला माइनस में, तो A2 C1 माइनस, क्योंकि माइनस से जब गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो A2 C1 माइनस A1 C2 प्लस इसका स्क्वायर, फिर A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। दूसरा बात आता है कि इसमें अगर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल दे, इसमें यूनिट वेक्टर, तो हम लोग यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या जानते हैं, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोले किसी भी वेक्टर का वेक्टर बाई क्या हो जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, इतना बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे कि उसमें जितना भी वेक्टर का कंसेप्ट है सबका सब एक एक क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चंस हम लेते हैं, इसको नोट कर लेना। तो ठीक है, क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें बहुत सारा सब जितना भी वेक्टर का जितना भी कंसेप्ट है A to Z कवर हो जाएगा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो ठीक है, क्वेश्चंस क्या है तो लेते हैं। मेरे पास इफ A इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k हो, और दूसरा क्या हो B इक्वल टू i प्लस 2j प्लस क्या हो k हो, ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब मेरे पास क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड क्या करना है, हम सबका सब फाइंड कर देंगे। 1 वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, C क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको क्या लेते हैं 3 लेते हैं। उसके बाद A का यूनिट वेक्टर, फिर अगला B का यूनिट वेक्टर, फिर उसके बाद अगला A प्लस B का मैग्नीट्यूड, अगला A माइनस B का मैग्नीट्यूड, उसके बाद 2A का मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद 2A माइनस 3B का मैग्नीट्यूड। उसके बाद आगे और देख लेते हैं A डॉट B, ठीक है, फिर उसके बाद थीटा का वैल्यू बताना है,
फिर क्या बताना है, ए क्रॉस बी बताना है, फिर क्या बताना है, यूनिट वेक्टर बताना है। यानी कि सब का सब, और भी कुछ है, जितना भी है सबका सब वैल्यू हमको बता देना। एक ही क्वेश्चन में सबका सब कवर हो जाएगा। एंड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जितना भी कंसेप्ट है उसको कवर कर लेंगे। तो हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बहुत ही सिंपल। क्या बताए थे, अगर r इक्वल टू कोई वेक्टर हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 1, 9 1 10 अंडर रूट 14 9। उसी तरह b का मैग्नीट्यूड यहाँ कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 6। जिसको आ रहा है वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, मिलाना है। वीडियो को दम पॉज करके बनाना है, दम आलसी नहीं हो जाना है, दम वीडियो को पॉज करके पहले बनाना है, उसके बाद आंसर मिलाना है। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर पूछ रहा है इसका, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताया था यूनिट वेक्टर, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर क्या है, ये है 2i माइनस 3j प्लस के बाई इट्स मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट 14। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बाई अंडर रूट 14i माइनस 3 बाई अंडर रूट 14j प्लस 1 बाई अंडर रूट 14 के। ठीक है। उसी तरह अगर b का यूनिट वेक्टर पूछ दे तो वेक्टर बाई इट्स क्या, मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है ये, i प्लस 2j प्लस के बाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट 6। अब कर देना है सिंपली, आगे बढ़ाते हैं। अगला जो पूछा है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा क्या है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो चले पहले a प्लस बी निकाल लिया जाए, a प्लस बी जोड़ा जाए। i वाला को i के साथ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3i। अब ये देखो, ये माइनस में है प्लस में, तो -3 + 2, -3 + 2 क्या हो जाएगा, -j, और ये क्या हो जाएगा +2k। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कोई बोले तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 + 1 + 4, यानी कि 9 1 10, 9 1 10 और अंडर रूट 14, 9 1 10 हो जाएगा और 4 14। उसी तरह a माइनस बी पूछे तो पहले हम a माइनस बी को हम निकाल लेंगे। तो a माइनस बी, a में से b को घटा देना है, a में से b को घटा देना। तो a में से जब b को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, a में से b को घटा देंगे तो 2i में से i घटा देंगे तो क्या बचेगा, i। इसमें से जब इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 है, -2, -5, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 + 25, यानी कि अंडर रूट 26। ठीक है। उसी तरह अगर मेरे से पूछ रहे कि 2a का मैग्नीट्यूड, तो पहले 2a निकाल लेते हैं ना, पहले 2a निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा 2a, तो 2a अगर निकालना है तो a मेरे पास ये दिया है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा, 2i है -3j है प्लस k है, तो 2 से इंटू कर देना है, 4i -6j प्लस 2k, यानी कि मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का भी एक बहुत सिंपल तरीका होता है। सब इवन नंबर है तो 2 निकाल लीजिए, 2 से भागा सब जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। हम तेज बनना है। अब यहाँ पर अगर देखना एकदम स्मार्ट तरीका से, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 14। सिंपल।
उसी तरह इसका भी अगर पूछे तो हम क्या कर देंगे, इसका भी अगर क्वेश्चन से आ जाए तो हमको 2a तो पहले ही निकाल लिए हैं, हम 3b निकाल लेते हैं। 3b तो 3 से b में मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट एक के बार करेंगे, दिमाग लगाते जाना है। ये है b, यही है ना b, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 3i प्लस 3 2 जा 6, 6j प्लस 3k। तो हमको क्या करना है, पहले तो 2i माइनस 3b को कर देना है। तो मेरे पास 2a कहाँ था, 2a यही था, 2a था और ये 3b यही ना। अब इसमें से इसको घटा देना है, घटाना है, ठीक है। 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा i मतलब 1, और ये -6 तो कितना हो जाएगा -12j, और ये क्या है 2 है, 2 में से 3 को माइनस किया जाए तो कितना हो जाएगा -k। यानी कि इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछ दे कि 2a माइनस 3b का मैग्नीट्यूड बताइए तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 1 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 44 प्लस 1 कितना हो जाएगा 146। तो क्वेश्चंस को हमको बनाते ही रहना है, इसी तरह से आप सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, अगला क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या बताए थे, आई वाला को आई से इंटू, जे वाला को जे से इंटू, के वाला को के से इंटू, आई वाला को आई से इंटू। तो जब यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ले लेना है, कोएफिशिएंट ये 2 है 1 है, तो क्या हो जाएगा, दम तेज बच्चा जैसा क्या बताना है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। अगला जे को जे के साथ -3 इंटू 2 प्लस के को के के साथ 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 2 - 6 प्लस 1, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 - 6 यानी कि -3। अब बोल दे कि एंगल चाहिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, a डॉट बी, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो a डॉट b का वैल्यू कितना आया -3। ओके, अब ये वैल्यू कितना दिया है, a का मैग्नीट्यूड, तो a का मैग्नीट्यूड दिया है √14, तो √14 इंटू √ कितना 6 -3 बाई, जब इसको करेंगे तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो ये -3 बाई, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 √21। और सिंप्लीफाई करना होगा तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करना अपना हाथ में होता है, यानी कि थीटा इक्वल टू अगर बोले तो cos इनवर्स -3/2 √21, काटना है तो काट भी सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीका है, बेसिक तरीका, ठीक है। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट में निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में निकालना हम सिखा रहे हैं, पहले इसको नोट कर लेना है। अभी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना इसका सीखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट जैसा ले लेंगे, ये आई, ये बाद में निकाल लेंगे, एन का पे निकालना है, इधर लिख दो आई जे और के। क्या करना है, कोएफिशिएंट ले लेना है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या करना है, अब यहाँ पर होता क्या है, आई लेंगे तो ये खत्म, यानी -3 2 1 1, ठीक है। जे लेंगे -j, तो जे लेंगे तो जे वाला कॉलम भी नहीं लेंगे, रो भी नहीं लेंगे, 2 1 1 1, फिर के क्या हो जाएगा, जब क्या लेंगे ये खत्म, कितना हो जाएगा 2 1 -3 2। फिर क्या होता है, अगला अगर तरीका देखा जाए तो इसमें इससे मल्टीप्लाई -3 और -2 -j, इसमें से 2 -1 के, इसमें इससे कितना 4 और इसमें 3 में -3 से 1 में -3 से, तो क्या हो जाएगा -3 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, ये कितना हो जाएगा -5i -j, क्योंकि 1 हो जाएगा, और प्लस 7k।
तो ये तो हो गया मेरा ए क्रॉस बी का वैल्यू। अगर बोल दे कि मैग्नीट्यूड चाहिए तो चलिए निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? -5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 25 + 1 + 49, यानी कि ये हो जाएगा 50 + 75, यानी कि इसको हम जनरली 5 रूट कितना लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं, 5 रूट 3। तो ये जो एक तरीका है, कंसेप्ट है। अब मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है? वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या हो गया? ये वेक्टर हो गया -5i -j + 7k, ठीक है। और ये कितना वैल्यू दिया है? 5√3। इसको लेकर सॉल्व कर देना, यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको नोट कर लेना, ठीक है। आगे भी 2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं, सिंपल बढ़िया क्वेश्चंस 2 ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगर हम लोग और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस कुछ ले लें, बेसिक कुछ क्वेश्चंस ले लें कि अगर हम लोग देख लें, जैसे मेरे पास a + b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, मेरे को ये दे दिया a का मैग्नीट्यूड, और बोल दिया मेरे पास क्वेश्चंस में ये है कि इफ इतना हो जाए, और बोल दे कि फाइंड 2a + b डॉट b का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आ जाए और पूछ देगा वैल्यू क्या होगा, तो बनाना। तो क्या करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे? ऑप्शन हम लोग इसका भी ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो ऑप्शन देते हैं। इस केस में हो जाएगा a² + ab, दूसरा हो जाएगा b 0 c 1 और d none of this, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का क्या तरीका है? हम 2 तरीके से इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। वेक्टर का कितना भी क्वेश्चन, सबसे आसान वेक्टर होता है। अब इसको 2-3 तरीका से हम लोग बना सकते हैं। 2 तरीका से तो हम यहाँ सिखाइए देंगे। सबसे पहला तरीका ये है क्या? इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + क्या 2ab cos थीटा, यही होता है। a² + b² + 2ab cos थीटा, और ये क्या हो गया? a का मैग्नीट्यूड। हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अब ये क्या हो जाएगा? जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? a²। a² से a² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। a² से a² क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो a² से a² जैसे ही कैंसिल होगा तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? एकदम सिंपली समझना है, बहुत ही आसान होता है। b² + 2ab cos थीटा इक्वल टू 0 वेक्टर या 0। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? b²। अभी क्या हो गया? b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये 2, इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? इस चीज़ को हम बोल सकते हैं a डॉट क्या बोल सकते हैं? b बोल सकते हैं। a डॉट क्या है? b। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं b डॉट b और 2a डॉट b इक्वल टू 0। यानी कि इस दोनों में से कॉमन क्या चला जाएगा? b + 2a, यानी कि डॉट b कॉमन चला जाएगा तो रिजल्ट हो जाएगा 0। या इसी को ऐसे लिख लो 2a + b डॉट b इक्वल टू रिजल्ट 0। ओके, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। एक तरीका क्या था? एक तरीका और भी था, सेकेंड मेथड। क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं अलग अलग तरीका से, जैसे a + b का मैग्नीट्यूड और एक हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट स्क्वायरिंग यहीं पर कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ही स्क्वायर करेंगे a + b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर,
और ऐसा कब होता है, ऐसा उसी वक्त होता है जब डॉट प्रोडक्ट हो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी डॉट a प्लस ये किसका वैल्यू है, b का। जब अगर दोनों का डॉट होगा सेम इट सेल्फ से करते हैं तो स्क्वायर करते हैं, और ये भी क्या है a डॉट a। ओके एकदम सिंपल। ये डायरेक्ट भी हम इसको a स्क्वायर ही लिख सकते हैं, एकदम सिंपल। जब यहाँ पर अब इसको अब इंटू करेंगे एक एक करके, जब इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा a डॉट a प्लस इसमें a डॉट b, और इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा b डॉट a, और इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा b डॉट b इक्वल टू a स्क्वायर। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट a स्क्वायर लिख ले, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। और ये क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है यानी a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, दोनों इक्वल होगा यानी कि 2a डॉट क्या लिख सकते हैं b प्लस b डॉट क्या है b इक्वल टू a स्क्वायर। a से कैंसिल, इस दोनों में से क्या कॉमन चला जाएगा, इस दोनों में से क्या कॉमन चला जाएगा, तो b कॉमन चला जाएगा, तो वैल्यू क्या है 0। तो दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, बशर्ते क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होता है। अलग अलग बुक लेकर डिफरेंट टाइप्स का बुक लेकर सॉल्व करने से क्या होता है, क्वेश्चंस निकलता है। थ्योरी सब सेम होता है, कंसेप्ट आप कितना घट पर न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपको कंपटीशंस में कितना मार्क्स से लेवल बढ़ाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम में आता है तो एक क्वेश्चन एग्जाम आपका कॉलेज चेंज कर देता है। एक अगर नंबर अगर एक क्वेश्चन भी अगर ज़्यादा सॉल्व कर दिए तो आपका कॉलेज बदल जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आपका जो रैंकिंग है 500 से 1000 बच्चा, 500 बोल सकते हैं या 1000 बच्चा से ज़्यादा आपके आगे अब पहुंच जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन बहुत ही सफिशिएंट होता है आपका कॉलेज को चेंज करने के लिए, यानी कि आपका फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। तो फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए एक क्वेश्चन दम जरूर सॉल्व करना है और अलग अलग बुक लेकर सॉल्व करते रहना है। इस वीडियो को बार बार देखना है, डिटेल में देखना है। तो बाकी वीडियो जो वेक्टर का है पूरा उसमें दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग वेक्टर ये आज कंप्लीट हो गया और आगे जो भी है इसको देखते रहना है, 2-3 बार देखना है, क्योंकि वेक्टर का यूजेज 12th में भी है और हायर क्लास में भी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।